अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। सिंध में लॉकडाउन की तोसी या उसकी जो मुखालफत हो रही वो तो आपको पता है। और खुर्रम शेर जमान क्योंकि प्रेसिडेंट भी हुए, वो पीटीआई कराची के, वो कह रहे हैं कि अगर उसकी तोसी हुई तो हम उसकी मुखालफत करेंगे। उन्हें साफ कह दिया। और दूसरी तरफ मरकजी क़यादत है, फिरदौस शमीम साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है सिंध असेंबली के अंदर, और उन्होंने कहा है कि एक तो गवर्नर राज की उन्होंने बात की थी और बार बार वो कहते आ रहे हैं कि सिंध की सूरत हाल बेहतर नहीं है। बार बार वो सिंध के अंदर सूरत हाल के हवाले से गवर्नर राज की बात कह रहे हैं। और दूसरी तरफ शुगर स्कैंडल आपके सामने है। एक तरफ तो इमरान खान को मैं इस हवाले से जरूर एक चीज अप्रिशिएट करूंगा कि स्कैंडल जब भी आया था सब कह रहे थे कि कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, लेकिन दो तीन चीजें, एक तो एक्सपोर्ट के हवाले से खान साहब ने खुद ही इजाजत दी, यानी कि क्योंकि टेक्निकली वो खुद ही ईसीसी को हेड करते हैं। और दूसरी चीज सब्सिडी जो दी वो वजीर आला पंजाब ने दी। तो एक तो पूछा जाता वजीर आजम से, वो पूछा नहीं गया। और दूसरा जिम्मेदारी दोनों पे आती है, वजीर आला से भी और वजीर आजम से भी आती है। क्या जो रिकमेंडेशन थी उसके तहत उन लोगों को सजा मिलेगी या न मिलेगी, ये तो आगे ही पता चलेगा कि ये चीजें होती हैं या नहीं होती। नून लीग का जो बार बार मुतालबा है कि इसमें करप्शन हुई है, अपने दौर में तकरीबन 26 अरब और शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में तकरीबन 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है। अब वो खुद एतराज कर रहे हैं कि सब्सिडी क्यों दी गई है। इसके ऊपर भी आज डिस्कशन जरूर होगी इसके ऊपर। और लॉकडाउन, जिस तरह हमारे यहां लॉकडाउन हुआ एक मजाक था पूरी दुनिया के अंदर जो लॉकडाउन हुआ, इसके ऊपर भी जरूर डिस्कशन। आज के ऊपर अपने स्टूडियो में दावा दिया नुसरत वाहिद साहब, पीटीआई की एमएनए और सीनियर रहनुमाई, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। और उसी के साथ मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आजाद साहब और सीनियर रहनुमाई नून लीग के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर एडवोकेट हैं और रूह रवा है, जो मूवमेंट चली थी ये वकला की, और उसमें बड़ा किरदार है उनका, किसी तारुफ और तारीफ के मोहताज नहीं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। मैडम, एक टकराव की सूरत हाल तो है, सिंध गवर्नमेंट एक तरफ है और वफाक एक तरफ है। इस सूरत हाल में हम एक टकराव की तरफ तो हम जा रहे हैं, चाहे वो कोरोना हो, चाहे ये कमीशन की रिपोर्ट हो, एक सूरत हाल बेहतर नहीं है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, अपने प्रोग्राम में आपने बुलाया मुझे। देखें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वक्त वो कोरोना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है और तमाम दुनिया इसी तरह कर रही है। पहले इंतहाई स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया है, फिर उसके बाद आस्ता आस्ता सब के सब रिलीज़ दे रहे हैं। तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है जिसके ऊपर कोई आपस में इख्तलाफात हों या कोई ऐसी चीज़ हो। मेरे ख्याल में तो गवर्नमेंट कोई ऐसी गलत बात नहीं कर रही, फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ, कि उन्होंने अगर शुरू में ही ये बात एक्नॉलेज कर ली थी कि हम टोटल लॉकडाउन नहीं कर सकते, क्योंकि हम कोई डेवलप कंट्री है नहीं। हमारे यहाँ 25% से नीचे लोग जो हैं बेइंतहा गुर्बत की लाइन से नीचे रह रहे हैं, और इन तमाम हालात में वो शायद 50% और 60% हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ डेली बेसिस पे कमाने वाले ज़्यादा हैं। जो मज़दूर जिनको कहा जाता है कि उनको रोज़ाना के हिसाब से दिहाड़ी पे मिलता है तो वो घर लेके जाते हैं और खाना खाते हैं। अगर हम उनको टोटल बंद कर देंगे, देखिए ये जो 12,000 रुपये मिले हैं ये हर इंसान को नहीं मिले, हर गरीब आदमी तक नहीं पहुँच सकते भी नहीं है। इसलिए कि आबादी आपकी जितनी ज़्यादा है उसमें गरीब कौन कौन है हमें ये भी नहीं पता कि कितने लोग एक्चुअली गरीब हैं। एक कुछ रजिस्टर्ड लोग हैं, कुछ नए रजिस्टर किए गए हैं जिनको पहुंचा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि हम 100% लॉकडाउन नहीं कर सकते इस मुल्क में। अमेरिका में हुआ, उन्होंने ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस रुपीस जो है लोगों को जाके उनके घरों में पहुंचाए कि उनके डेली बेसिस पर ख़र्चा चल सके। हम लोग ये सब काम नहीं कर सकते, इसलिए हमें उसको थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ा। शुरू में सिंध गवर्नमेंट ने किया स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, फिर अब जाहिर है ये लोग भी आस्ता आस्ता आ गए हैं, इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि हम
गरीब आवाम को इस तरह नहीं रख सकते, इस तरह नहीं छोड़ सकते। तो अब जो है अब रिलैक्स है। अब आपको पता है मार्केटें भी खुल गई हैं, रमज़ान में 4-5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। जी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, तो जो भी था, लेकिन मतलब एक चीज़ है जो लोगों को रिलैक्स किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ एक्चुअली चूँकि 31 मई तक पढ़ाई की बेइंतहा कमी है, एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से हुआ ये कि फ्लॉक्स एंड फ्लॉक्स ऑफ पीपल वो जाके वहाँ पे SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा, शॉपिंग करने शुरू हो गए, और SOPs तो दूर दूर तक नहीं थी। आज भी आप चले जाएं बाहर, आपको हार्डली कोई मास्क में नजर आएगा, कोई ग्लव्स में नजर आएगा, ये सैनिटाइजर उसके पास होगा। तो ये उसकी वजह से आप ये देखें कि ईद के फौरन बाद रेशियो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज ही शायद 50, 70, 53 लोगों की डेथ हुई है, और मरीज़ बेइंतहा ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन है। इसमें लोगों को खुद रियलाइज़ करना पड़ेगा, मुझे खुद रियलाइज़ करना पड़ेगा, आपको खुद, आपके कैमरामैन को, हर एक को अपनी सेफ्टी खुद करनी है, कोई दूसरा आदमी नहीं करेगा। इसमें सिर्फ इतना सा है कि आप मास्क पहने, हाथ अपने ग्लव्स में रखें, नहीं तो आप सैनिटाइज़र यूज़ करें और डिस्टेंस रखें, बस इतनी सी बात है। इसके लिए किसी अजाब में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर बाज़ार भी जा रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। लेकिन यहाँ पे आपने देखा ऐसे जैसे जुलूस जा रहे हों लोगों के, कि 3 दिन में 4 बड़े शहरों में 23 अरब रुपए की शॉपिंग हुई है। हम गरीब हैं, पता नहीं कहाँ। तो ये तो आपका मौकिफ था ना, लोग गुर्बत से मर जाएंगे, ये आपका मौकिफ था, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू था। जो लोग निकले हैं और जिन्होंने खर्च किया है वो भी मोस्ट प्रोबेबली वही होंगे जिनको बार-बार ना आप कह रहे थे ना गुर्बत से मर जाएंगे, बिल्कुल आपका मौकिफ। लोगों ने खुदकशियां की। आपको पता है कि बाप ने खुद भी खा के कोई दवा और बच्चों को खिला के इस तरह मरे। तकरीबन 64,000 यानी के कोरोना केसेस, 1334 अमवात, रेशो बढ़ा, SOPs को फॉलो नहीं हुआ। आपके सामने हमारे पास जो भी लॉकडाउन था एक मजाक हुआ, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ। ये सब चीजें आप मान रही हैं। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है रिट को जो है ना इम्प्लीमेंट करवाए ना, गवर्नमेंट नाकाम गई। नहीं, ये बात नहीं है। आप ये देखें, लोग इस चीज को रियलाइज नहीं करते कि कोरोना है कि नहीं है। आपने देखा इटली, मैडम एक चीज, आप मेरी बात पहले सुन लें कि इटली में आप देख लें, स्पेन में देख लें, अमेरिका में देख लें, वहां तो पढ़े लिखे लोग थे। जब गवर्नमेंट ने उनको कहा कि आप घरों में बैठे, उन्होंने फॉलो किया। कहाँ फॉलो किया? आप देखिए उनकी तो सड़कों पे लाशें, जितने लोग उनके यहाँ मरे हैं इटली में, स्पेन में, अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा हो गए मरने वाले। तो मुझे सख्त लॉकडाउन हुआ था, सख्त लॉकडाउन, उसके बावजूद ना डेथ रेट तो बढ़ा था ना वहाँ। ऐसे नहीं था, लोगों ने रियलाइज नहीं किया। इटली में तो लोग जैसे हनीमून पे चल पड़े, सारे के सारे उन मुकामात पे चले गए, सैरो तफरी वाले में। वैसा लॉकडाउन हमारे पास था? हमारे पास तो था ही नहीं। हमारी बात फिर भी सुनी गई। आप देखिए जो रेशो है हमारा और उन मुल्कों का जो कि पढ़े लिखे हैं, ठीक है, सेहत की फैसिलिटीज हैं, वहां पे लोगों ने नहीं किया। सर क्या आप, हमारे पास जिस तरह केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे पास जो चीजें हो रही हैं, क्या आप वाकई हमारे पास कोई लॉकडाउन था या हुआ था या हो रहा है, या आज भी आप देख रहे हैं या लोग फॉलो कर रहे हैं? आपको लग रहा है क्या वाकई हमारे पास है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं ये बात कहता हूँ कि हुकूमत ने इस बीमारी के मामले में कोई संजीदगी नहीं दिखाई किसी भी सूरत में, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या सूबाई हुकूमतें हों। सीरियसनेस का मतलब ये होता है कि अगर आप ये तस्वर कर लेते हैं कि ये बीमारी एक ऐसी है जो बहुत जल्द ट्रांसफ़र होती है। बीमारियां डिफरेंट टाइप की हैं, ये वो बीमारी है जो ट्रांसफ़र होती है। तो ज़ाहिर है ट्रांसफ़र होने वाली बीमारी के लिए जो प्रिकॉशनरी मेजरमेंट हैं, जिस तरह अभी मैडम ने कहा, वो अपनी जगह पे ज़रूरी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि शुरू से लेकर आज दिन तक जिसको लॉकडाउन कहते हैं वो पाकिस्तान में नहीं हुआ। लॉकडाउन जिसको कहते हैं, जिस तरह सपोज बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश के मुतालिक जो मालूमात मेरे पास हैं वो ये हैं कि वहाँ की वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ तक कहा कि हर आदमी को घर में खाना मिलेगा, और यहाँ तक उसने कहा कि डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर और ये जो लोग हैं, अगर किसी आदमी की किसी किस्म की कोई मुझे कंप्लेन आती है तो मैं उस डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर को लटका दूंगी। और ये तो अल्टीमेट रिज़ल्ट निकला कि जो फिगर बांग्लादेश की है वो मेरे ख्याल में इस वक्त तक सबसे ज़्यादा कम है।
बांग्लादेश ने इस सिचुएशन को कंट्रोल किया। आज भी कैबिनेट ने अपना इजलास कल बुला लिया। जब अच्छी खासी मौत हो गई, 1357 के करीब हो गई, और पेशेंट की तादाद बढ़ते बढ़ते अब 55-60 हज़ार के करीब पहुँचने वाली है, तो हमारी कैबिनेट को होश आया कि कल बैठ के हमें ये तय करना चाहिए कि लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, या क्या होगा 31 में, 31 तारीख को। कल मेरे आगे 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 इसको एक्सटेंड करें, तो क्या करें, किस तरह होगा? इसका मतलब है कि जो पेशेंट की रफ्तार बढ़ी, उससे फेडरल गवर्नमेंट को अब एहसास हुआ कि शायद हमसे कोई गलत हो गया। अब जो सूरत हाल ये है कि इन हालात में चूँकि एक तनाव की सूरत हाल थी मरकज़ के दरमियान और सूबे के दरमियान, स्पेशली सूबा सिंध के, बाकी तीनों सूबों में तो इनकी अपनी हुकूमत है। सूबा सिंध ने लॉकडाउन के मामले में बहुत सारे मामलात किए, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान और सूबा सिंध के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग का फुकदान रहा, और बिला आखिर सिंध गवर्नमेंट ने भी मरकज़ की डायरेक्शन को एक किस्म का फॉलो किया, और उन्होंने कहा कि जी ठीक है, अगर लॉकडाउन मरकज़ ख़त्म करता है तो हम भी ख़त्म कर रहे हैं। तो दोनों ने ख़त्म किया। तो सबसे ज़्यादा तादाद सिंध में, लाहौर में, पंजाब में, KPK में, तो मेरे ख्याल में मरने वालों की तादाद बाकी सूबों की निस्बत ज़्यादा है। ये चीज़ें ये बताते हैं कि हमारी गवर्नमेंट का या राइट डायरेक्शन में जो स्टेप लेना गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी बनती है, बड़े आराम से पब्लिकली हम कहते हैं, लोगों को एहसास नहीं है। तो लोगों के एहसास की अगर बात करते हैं तो लोगों का एहसास जिस तरह के हमारे लोग हैं, तालीम का फुकदान है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो एक अपनी जगह पे बात है, लेकिन राइट डायरेक्शन कौन? सर, मेरे साथ मुनीज़े जहांगीर साहिबा सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और जिस तरह उनकी वालदा बहादुर थी, वो खुद भी इसी तरह बहादुर हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया जी, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी अच्छी तरह मेरा तारुफ कराया। मगर मेरा ख्याल है कि मेरी वालदा जैसी बहादुरी के लिए अभी नहीं, मैं जाहिर बात है आपकी वालदा के साथ भी हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक था, मेरा जाती तौर भी, मैं आपकी भी रेस्पेक्ट करता हूं, और वो भी बहादुर थी, आप भी बहादुर हैं। मैं आपको सलाम अर्ज़ करता हूं। और एडवोकेट यासीन आजाद साहब भी आपको सलाम कर रहे हैं। ये एडवोकेट यासीन आजाद साहब जी, उनको भी मेरा बहुत सलाम दीजिएगा। और आपको सब सलाम कर रहे हैं। MNA बैठी हैं, वो भी आपको सलाम कर रहे हैं। नुसरत वाहिद साहिबा, जरूर आपकी वालदा साहिबा ग्रेट थी, जरूर सब सलाम कर रहे हैं आपको। ठीक है, टॉपिक पे आ जाते हैं। मैडम, क्या देख रही हैं? एक तरफ तो शुगर स्कैंडल आपके सामने, सजाएं मिलेंगी? जो सिफारिशात आपको उस रिपोर्ट में की गई हैं, आपको लग रहा है कि सजाएं मिलेंगी, सब कुछ होगा? आपको लग रहा है इस चीज? देखिए जी, जो बात हमने सियासतदानों के साथ और वफाकी काबीना में जो लोग हैं उनके साथ की है, तो उनका अभी तक यही कहना है कि जो भी फाइंडिंग्स हैं इन्वेस्टिगेशन की, उसके तहत खमियाजा जो मुख्तलिफ लोगों के ऊपर इल्जामात लगे हैं उनको वो भुगतना होगा। सही। मुझे नहीं मालूम कि क्या उनको खमियाजा भुगतना होगा या नहीं भुगतना होगा, मगर एक बात मैं जरूर करूंगी कि जहां तक करप्शन का सवाल है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर करप्शन के ऊपर बात सिर्फ सियासतदानों के ऊपर ही हुई है। जब से हमने कम अज कम सहाफत की है, और उससे पहले भी अकाउंटेबिलिटी दूसरे शोबों की बहुत कम होती है। मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा अगर अकाउंटेबिलिटी की आप बात करें तो फिर कुछ सवालात का जवाब भी देना होगा। मसलन मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि जो हमारे APS के बच्चे थे जिस बेदर्दी से उनको मारा गया, और उनके जो परपेट्रेटर थे एहसान, आज वो कहाँ हैं और किस तरीके से वो टर्की जा पहुंचे। आज तक इसके ऊपर किसी की जरूरत नहीं हुई कि वो सवाल करें। तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारे ऐसे सवालात जन्म लेते हैं। मैं इस तरह के आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकती हूँ, और कहने का मकसद ये है कि अगर आपकी प्रायोरिटी है कि आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है, तो फिर अगर आप सिर्फ सियासतदानों की भी अकाउंटेबिलिटी करेंगे, और जरूर करिए, होनी भी चाहिए, तो फिर आपको अपने दायरे को वसी भी करना होगा, और आपको उस मुकद्दस गाय के ऊपर भी हाथ डालना होगा जिससे आप आज आपके ऊपर तोहमत लगाई जाती है कि नहीं, उस मुकद्दस गाय के सपोर्ट से आप हुकूमत में आए।
सही। मुझे क्या लग रहा है कि एक तो नेब टार्जन बनने जा रहा है, शहबाज शरीफ साहब जल्दी जेल में जानने वाले हैं, क्या वाकई ये चीजें सही साबित होने वाली हैं या सिर्फ डराना है, खौफजदा करना है, टकराव वाली पॉलिसी है, क्या होने जा रहा है ये? देखिए, मैं समझती हूँ कि दोनों बातें दुरुस्त है। एक तो टकराव की पॉलिसी भी दुरुस्त हो सकती है, दूसरी तरफ से मैं समझती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तरफ से कोई टकराव की पॉलिसी इख्तियार नहीं की। शहबाज शरीफ साहब जब उन्होंने ऐलान किया कि वो वापस आ रहे थे तो बहुत सारे लोगों के PMLN के लोगों का भी ये एक तवक्को थी कि जब वो वापस आएंगे तो सियासत गर्म होगी, ऑपोजिशन जो है, क्योंकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तो कुछ ऑपोजिशन भी नजर आएगी। मगर हमने जब शहबाज शरीफ साहब वापस आए तो हमने देखा कि उसकी तरफ भी खामोशी थी। अगर ऑपोजिशन की है इन दिनों के अंदर जब ये पैंडेमिक हुआ है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है और सिंध की तरफ से हमने ये ऑपोजिशन देखी है। मगर एक बड़ी जमात के हवाले से मैं नहीं समझती कि वो ऑपोजिशन सामने आई है। तो क्या शहबाज शरीफ साहब तसादुम की तरफ जा रहे हैं? हरगिज, बल्कि वो चाहते हैं कि रिकंसिलिएशन हो। शुरू से वो चाहते थे और उन्होंने इस बात को वाज़ेह भी किया, अब भी वो ये चाहते हैं। क्या उनके ऊपर नैब के केसेस खुलेंगे? तो नैब की कारकर्दगी तो सबको पता है कि किस पस मंजर में वो बनाई गई। अब नैब की क्या काबिलियत रह गई है या उनकी क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है, तो मेरा ख्याल है सारे सहाफ़ियों को मालूम है। तो द लेस सेड द बेटर अबाउट दैट। मगर मैं फिर से ये कहती हूँ कि अब इस वक्त जो जरूरत है वो ये है कि अगर इस पैंडेमिक से आपको लड़ना है तो फिर आपको यकजहती की जरूरत है। मुनीज़ा साहिबा, एक चीज की तरफ आना होगा। एक चीज मैं रोकूंगा। आपको पता है 8-10 MNAs, चाहे जहांगीर तरीन साहब हो, चाहे चौधरी बरादरान हो, 8-10 MNAs तो इनके हाथ में। ये कमजोर गवर्नमेंट अगर इनके ऊपर हाथ डालती है तो हुकूमत आगे पीछे या मुश्किल में नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि हुकूमत तो मुश्किल आ जाएगी, और मैं समझती हूँ कि जहांगीर खान तरीन से तो इतनी मुश्किलात नहीं होंगी, इसलिए चूंकि उनकी ऐसा कोई पोजीशन अब नहीं है नेशनल असेंबली के अंदर। मगर मैं समझती हूँ कि जो इनकी पोजीशन पार्टनर्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, उनके हवाले से मुश्किलात जरूर बढ़ेंगी, इसलिए क्योंकि पंजाब के अंदर उनका अच्छा खासा नंबर है, और अगर आप उनके ऊपर हाथ डालेंगे तो वो फिर अपनी वोट अगर हटा देते हैं तो पंजाब की जो हुकूमत है वो PTI के हाथों से निकल जाएगी। सिमिलरली नेशनल असेंबली के अंदर भी उनकी एक ज्यादा तो नहीं मगर फिर भी एक मजबूत मेजॉरिटी जरूर है। तो मैं समझती हूँ कि अगर, और क्योंकि ये रेजर मेजॉरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो मैं समझती हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको अपनी जो सियासत है और अपनी मेजॉरिटी को कायम करते। एक और चीज भी इस रिपोर्ट में, तो एक तो वाह भी थोड़ी सी मैं करनी चाहिए, एप्रिसिएशन इमरान खान ने तो ये रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक की है, लेकिन एक चीज और भी हुई है कि इसमें बोज़दार साहब की नाअहली भी साबित हुई है कि बोज़दार साहब कितने नाअहल हैं, यह भी साबित हुआ है। देखिए जी, इस रिपोर्ट को निकलने की जरूरत नहीं थी कि हमें बुज़दार साहब की नाअहली का पता चलता। मेरा ख्याल है वो से मालूम था कि बुज़दार साहब की क्या काबिलियत है। तो मेरा ख्याल है कि बुज़दार साहब के ऊपर कमेंट करना ज्यादती होगी, इसलिए चूंकि वो जो है सो है, उन्होंने ना कभी छुपाया ना कभी उन्होंने प्रिटेंड किया कि वो कुछ और हैं। उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने इनको लगाया कि उन्होंने क्या सोच के बुज़दार साहब को ये ओहदा दिया था। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक बात बड़ी वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म साहब खुद पंजाब के ऊपर कंट्रोल चाहते थे, जिसके नतीजे में उन्होंने एक कमजोर वज़ीर आला रखा है ताकि वो खुद से पंजाब के ऊपर नजर रख सकें। और एक परसेप्शन भी है जो बनी है उनसे बात करते हुए कि वो समझते हैं कि अगर पंजाब उनके हाथ में नहीं होगा। आखिरी में जाते जाते मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूं। मुनीज़ा, आप फ्यूचर में आप कुछ दिनों के बाद टकराव देख रही हैं, अपोजिशन और गवर्नमेंट में टकराव देख रही हैं? देखिए, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के अंदर अगर टकराव होगा तो ये पाकिस्तान के अंदर कोई नई बात नहीं होगी। बात तो तब बनेगी जब सियासतदान ये पूछेंगे
के जो मुकद्दस गाय है और जो आज भी कहती है कि हमारी जो सैलरीज है उसको 20% बढ़ाएं, और आज भी वो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन का बजट सिक्योरिटी बजट पे डालते हैं, वो उनको कहें कि बहुत हो गया है, हेल्थ बजट को अब आप ज्यादा तंदुरुस्त करें, डिफेंस बजट को काटें, ताकि हमारे जो लोग हैं जो इस पैंडेमिक से लड़ रहे हैं और एक बहुत बका की जंग लड़ रहे हैं, उनकी कोई मदद हो सके। बड़ी मेहरबानी मुरीज़ जहांगीर साहिबा, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट। ब्रेक के बाद आता हूं, इन डिस्कशंस को यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम सर। एक चीज आपकी तरफ, अगर इन्होंने 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी तो इतना ऐतराज, आपने अपने 26 अरब रुपए की और तकरीबन सिर्फ शायद खाकान अब्बासी के दौर में 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी, उस टाइम सही थी, इन्होंने सब्सिडी दी तो गलत सब्सिडी क्यों? देखिए, पहली बात यह है कि आप ये कहते हैं कि पिछली हुकूमतें करप्ट थी और हम बहुत बड़े ईमानदार और जानदार आदमी हैं, तो अगर सपोज पिछली हुकूमतें ने कोई गलत काम किया और उसके बाद वही काम अगर आपने कर लिया तो फिर उस हुकूमत में और आप में कोई फ़र्क नहीं रह गया, जो आप दावा करते हैं कि हम बहुत ईमानदार और दयानतदार है। एक बात। दूसरा, लीगली एक बात मैं आपके सामीन के हैसियत से बताना चाहता हूँ कि सब्सिडी देना बज़ाते खुद कोई जुर्म नहीं है कानूनी एतबार से। इन्होंने आपको सब्सिडी पे एतराज नहीं है? नहीं, सुने ना, इन्होंने जो सब्सिडी दी वो सही दी। इस पे सर एक चीज सही करें तो फिर दूसरी पे चल। सब्सिडी इन्होंने दी, सही दी। मुझे एक्सप्लेन, मैं लीगल पोजीशन, लीगल पोजीशन, आप लीगल पोजीशन पे आ जाए। इन्होंने सब्सिडी दी, सही। लीगल। हाँ, जुर्म कब बनता है वो कि जब आप ये दे दें और सब्सिडी देने के बाद कोई चीज़ एक्सपोर्ट करें और एक्सपोर्ट करने के बाद उसकी वजह से मुल्क में एक महंगाई की लहर आ जाए तो फिर वो जुर्म बन जाता है। राइट। अब आपने अभी शुरू में तारीफ की, फिर मैं बात को रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले जो कैबिनेट है उसने फैसला किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी हैं, वो वज़ीर तजारत भी हैं किस्म के, उन्होंने जब ये फैसला किया कि सब्सिडी मिलनी चाहिए और वहाँ ये बात भी तय हुई कि इतनी चीनी हमने एक्सपोर्ट करनी है, 10,000 टन करनी है या 11,000 टन करनी है, तो फेडरल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती थी कि ये फैसला करने से पहले आप ये देखते कि ये जो चीनी हम बाहर भेजने वाले हैं, एक्सपोर्ट सरप्लस है, अगर वो सरप्लस थी तो फिर आप एक्सपोर्ट करते। ठहरे ना, मुझे बात कंप्लीट कर लेते, फिर ज़र मुबादला के लिए अब कर लेते। लेकिन अगर आपका स्टॉक नहीं था तो फिर आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। उस सब्सिडी का, जिस तरह अभी आपने चीफ मिनिस्टर पंजाब के मुतल्लिक़ कहा, पहले मरकज़ ने इन तमाम चीज़ों को डिसाइड किया, बाद में ये मामला गया सब्सिडी का पंजाब गवर्नमेंट को, और पंजाब गवर्नमेंट का जो चीफ मिनिस्टर है, जिस तरह अभी मुनीज़ा ने भी कहा, वो एक किस्म का सब ऑर्डिनेट सर्वेंट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। तो जो कुछ उस बेचारे को कहा, उस बेचारे ने तो कमेटी के जो FIA की कमेटी बनी हुई थी उसके सामने जाके यहाँ तक भी एडमिट किया कि मुझे नहीं पता कि इस टाइप का कोई इजलास हुआ भी है या नहीं हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि बड़े आसानी से, एक तरफ तो जब आप कहते हैं कि माजी की हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर ने ये गलती ये गलती की, जब इस हुकूमत की गलतियों की बात आती है तो आप इमीडिएटली ये बात करना शुरू कर देते हैं कि इसमें प्राइम मिनिस्टर की गलती नहीं है, उमर हसन की गलती है। नो, मेरे नज़दीक जो टीम का कैप्टन है, जिम्मेदारी उसकी है। गलती है या करप्शन है? सुने ना, मैं आता हूँ उस पर। गलती करप्शन नहीं, करप्शन कैसे मैं साबित करता हूँ उसको। करप्शन आप लोग कह रहे हैं कि करप्शन हुई है, करप्शन हुई है, पैसा बनाया गया है। करप्शन भी कोई छोटी मोटी नहीं हुई है। जिस तरह कल शुगर मिल के वो कोई रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उन्होंने कहा चीनी पे अगर 1 रुपया बढ़ता है तब 500 अरब से ज्यादा का नुकसान मुल्क का होता है। 90 रुपीज पे चीनी गई है, 90 रुपीज चीनी गई। मजे की बात है, वही चीनी एक्सपोर्ट की गई, अफगानिस्तान भेजी गई, वही चीनी वापस वहाँ से मंगवाई गई, और फिर उसके दौरान जो महंगाई आई है, मैं ये दावे के साथ करता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत 5 साल दौरे हुकूमत में सब्सिडी बहुत ज़्यादा दी गई, लेकिन कोई आदमी ये साबित कर दे कि सब्सिडी की वजह से इस चीज़ की कीमत बढ़ी जिसका डायरेक्ट जो है पब्लिक को नुकसान पहुँचा है। आपकी सब्सिडी का नुकसान ये हुआ कि सबसे बड़ा बोझ
जो 24 घंटे हम कहते हैं कि गरीबों के बगैर हम रह नहीं सकते, नुकसान किसकी गया? गरीब की जेब से गया, मेरी और आपकी जेब से गया। तो वो नुकसान जो चीनी की कीमत बढ़ी है आज। अच्छा एक बात सर, 2015 से लेकर 2018 तक मेरे पास जो चीजें आ रही हैं आपके दौर के अंदर, 2015 से लेकर 2018 तक चीनी 52 रुपीज से लेकर 65 रुपीज तक गई है। ये मेरे पास जो 5 साल के दौरान तक है। आपका ये है कि इनके दौर में चीनी जो बढ़ी है, दो चीजें आपकी, एक तो सब्सिडी इन्होंने जो 3 अरब रुपए तक तकरीबन दी है, एक तो ये आप कह रहे हैं कि करप्शन हुई है, उसमें इमरान खान जिम्मेदार, आप लोगों का मुद्दा एक है, और वो 90 रुपीज तक गई है। आपके जो लोग हैं उसमें करप्शन हुई, एक चीज ये कह रहे हैं। और एक बात, इन 2 साल के दौरान आपके पास चीनी सरप्लस नहीं थी। एक चीज, आपके फूड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी ने भी कहा था कि आप एक्सपोर्ट नहीं करें। एक चीज, लेटर्स भी लिखे गए, सब कुछ है। मैडम, आप इसके ऊपर कोई रेस्पॉन्ड करना चाहें, जवाब देना चाहें। आप इनको ये कह रहे हैं कि करप्शन हुई है, इसमें खान साहब जिम्मेदार हैं, वजीर आजम जिम्मेदार है, उनसे क्यों नहीं पूछा गया, उनको क्यों नहीं बुलाया गया, उनसे पूछा जाता कि आपने ये क्यों इजाजत दी। आप रेस्पॉन्ड करना चाहें। जी बिल्कुल। एक जब ये शुरू हुई है स्कैंडल बनना कि जी चीनी क्यों कर दी एक्सपोर्ट और फिर वापस वहाँ से ले ली, तो उस वक्त ही प्राइम मिनिस्टर ने ये बात एक्सप्लेन की थी कि मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी गई और मेरी गलती है। उन्होंने कह दिया था उस वक्त कि ये मेरी गलती है, मैंने इसका अच्छी तरह जायज़ा नहीं लिया गया, जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी गई उसको मैंने सच समझा और मैंने एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे नवाज शरीफ या जरदारी या इमरान खान साहब, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हर आदमी हर शोबे में 100% नहीं जानता, और स्पेशली वो जिसका पहली दफ़ा का टेन्योर हो, तो उसको वही लोग बताएंगे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वही लोग बताएंगे जो पहले हुकूमतों में रह चुके हैं। अगर वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसको समझ नहीं आएगी कि ये गलत दे रहे हैं या सही दे रहे हैं, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो स्टाफ है उनका, वही ब्यूरोक्रेट्स, उस टाइम के ब्यूरोक्रेट्स ने, सेक्रेटरी ने भी कहा था, उस टाइम के एक सेक्रेटरी मेरे पास लिखे, यूनुस धागा साहब ने भी लिखा था सूबों को कि हमारे पास जो है ना, बावजूद मिनिस्टर्स ने ये बात की कि हाँ हमारे पास सरप्लस है, आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही किया गया वो पता चला कि नहीं, ये तो गलत हो गया, प्राइसेस बढ़ गई, फिर वापस लिया गया उनसे, तो उससे डेफिनेटली कीमत बढ़ी। लेकिन मुझे एक चीज़, मुझे ईयर अच्छी तरह याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये पता है कि इनके दौर में चीनी इजाजत ईसीसी ने दी, सब्सिडी वजीर आला ने दी, और अभी रगड़ा जो दिया गया है वो जहांगीर तरीन को, और इसमें तय ये करना था कि प्राइसेस कैसे बढ़ी, क्या हुआ। यहां तो रगड़ा इन लोगों को दिया जा रहा है कि इत्तेहादियों को, यहां ओमनी ग्रुप को, शरीफ खानदान को, यहां तो ये लग रहा है कि विक्टिमाइज किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं विक्टिमाइज किया जा रहा है। ये लोग सारी उम्र से ये फैसिलिटीज लेते रहे हैं और इस कदर ज्यादा इसमें प्रॉफिट कमाया गया है पिछले अदवार में भी और अभी भी। अब तो खैर अमाउंट इतनी बड़ी नहीं है, अभी तो दो। यानी कि गलती किसकी हुई इसमें? गलती यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने खुद एक्नॉलेज किया है कि मेरी गलती है, मुझे सही इन्फॉर्म नहीं किया गया। तो ये जहांगीर तरीन की तो गलती नहीं हुई? नहीं, क्यों नहीं? उसकी वो तो असरअंदाज नहीं हुआ ना। नहीं, क्यों नहीं हुआ? वो असरअंदाज कैसे हुआ? उनको वजीर आजम पे असरअंदाज हुआ? नहीं, या असद उमर पे हुआ? नहीं ना, वो उन पे उनको सही सिचुएशन पता थी। वो चूंकि हमेशा से एक्सपोर्ट करते रहे, असद उमर तो नहीं करते रहे, वजीर आजम साहब तो बिजनेस में कभी भी नहीं रहे, तो उनको पता था कि क्या सच है क्या गलत है, उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। ये वजीर, मैं ऐसे सप्लीमेंट्री आपसे पूछ लेता हूं। ओस्मान बुजदार साहब यानी कि सब्सिडी वजीर आला, एक मीटिंग का उनसे पूछा जाता है, वो कह रहा है मुझे याद ही नहीं है। ये उसकी नाअहली नहीं है? देखिए, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं मेरे ख्याल में करूं तो बेहतर। मैं किसी की नाअहली और किसी का ना मैडम, इतना बड़ा डिसीजन है ना मैडम, कुछ छोटा डिसीजन है। हाँ, आपको डेफिनेटली बड़ा है और गलती हुई है। एंड राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपका वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि गलती हुई है, तो उसमें डेफिनेटली उनसे भी गलती हुई होगी जो वज़ीर आला हैं साहब। तो इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। बहुत ज्यादा गलतियां होती रही हैं पिछले अदवार में, क्या क्या कुछ नहीं हुआ। आप देखिए, एक अगर ओमनी ग्रुप है तो उसका जिम्मेदार आप समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी उसकी पुष्ट में ना, आप समझते हैं, ठीक है ना। अगर देखें
अगर उनका भाई है उमर शहरियार, उसका भाई है अपना खुसरो बख्तियार, ठीक है, तो उसका जिम्मेदार भी आप खुसरो बख्तियार को समझें ना। नहीं तो हम जरदारी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जरदारी साहब को तो नहीं लाके खड़ा कर रहे हैं, हर कोई उसका नाम ले रहा है ना। नाम लेना और बात होती तो उस तरह तो खुसरो बख्तियार का भी ले रहे हैं हाँ। सजा, लेकिन उसके भाई को मिलेगी, अगर मिलेगी तो उसको भी साइड करें, कर देंगे। अगर कोई फिर तो असद उमर को भी साइड करें, वो भी हो रजा जाएंगे। दाऊद को भी करें। अगर गलतियां होंगी तो सबके सब साइड पे जाएंगे, ये बात याद रखिएगा आप। प्राइम मिनिस्टर जहांगीर आपका तरीन भी तो किसी फिर तो को- खान साहब के राइट जहांगीर हैंड तरीन तो बेचारा वैसे ही चला गया है, कहाँ आप चला? क्या बात कर रहे हैं उसकी। बाकी लोग जितने हैं जिसकी भी गलती होगी वो सब वो इस साइड वजह से नहीं गया, किसी और वजह से गया है, जिस भी वजह से गए, किसी लेकिन और वो ग्रुपिंग की वजह से गए। बहुत ज्यादा उनको मतलब वो पीछे जा चुके हैं इस वक्त अपनी पोजीशन से। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर जहांगीर तरीन जा सकते ठीक है। तो बाकी लोग सर इतना इंपॉर्टेंट है कि वो इसके ऊपर आपको रिस्पॉन्ड करना है तो मैं दूसरी चीज पे आ जाऊं। एक और चीज जो सबसे बड़ी चीज आपके सामने इस टाइम जल्दी क्या है, इस टाइम नून लीग को क्या जल्दी है? अचानक नए इंतखाबात का मुतालबा किसके इशारे पे आप कर रहे हैं? किसी के इशारे पे, किसी के इशारे पे शहबाज शरीफ आए हैं, किसी के इशारे पे इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। सवाल ये है, इस पे रिस्पॉन्ड करें फिर इसका जवाब। मैं पहली बात यह कि मैडम की इस बात के तस्लीम किए जाने के बाद कि प्राइम मिनिस्टर बड़े दिल के साथ, बड़े दिल के साथ देता है, आप जो है ना अप्रिशिएट करें। सुने ना, अप्रिशिएट नहीं कर सकता ना मैं कि आप कई इस एतराफ़ के बाद कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये गलती मानी, तस्लीम किया, तो इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की गलती की वजह से चीनी की कीमत जो एक लंबी चौड़ी बढ़ी और उसका माली वजन पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम पे पड़ा। तो ये जो सब्सिडी पूरी दुनिया में दी जाती है सर। सब्सिडी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, हाँ। आप ट्राई टू अंडरस्टैंड चीनी की कीमत जो बढ़ी है, सब्सिडी को तो मैं टच ही नहीं कर रहा। आप करेंगे कीमत में जो कीमत की पूरी जो आगे देखिए ना, पीछे बढ़ी, इसमें वजीर आजम पहले फिर सुन लें हाँ। कि आपने एक्सपोर्ट करने का फैसला किसने किया? प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की कैबिनेट ने किया एक्सपोर्ट करने का, ये जानते हुए भी कि आपके पास वाफिर मकदार में चीनी मौजूद नहीं है, भेजने से चीनी का जो है ना बहरान पैदा होगा, इसके बावजूद आपने भेजा। फिर जहांगीर तरीन को वही चीनी जो आपने बाहर भेजवाई थी वही वापस मंगवाई और यूटिलिटी स्टोर वालों को आपने पता नहीं कितने करोड़ों की चीनी आपने वहाँ उनको दे दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब कोई आदमी ये तस्लीम कर ले कि एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो इसका मतलब है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जब आप कोई गलती करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी पूरी की पूरी कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सब के सब नालायक आदमी थे जिन्होंने सूरत हाल का सही जायजा लिए बगैर चीनी को एक्सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, ये जो चीनी का जो बहरान है, इसमें एक चीज़ मैं उसकी वजाहत कर दूं कि जब कोई इस तरह की कमेटी बनती है, इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनती है, तो उसको TOR दिए जाते हैं कि इन टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आपने रह के काम करना है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो वाजिद ज़िया की निगरानी में जो कि ये बनाया इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनी है, उसको सिर्फ इख्तियारात इस बात के दिए गए थे कि 2018 से 2019, 2019 से 2020 के दौरान जो महंगाई हुई, चीनी के दाम बढ़े, उनकी इन्वेस्टिगेशन करें कि इसका बैकग्राउंड कौन है और कहाँ लोग इन्वॉल्व हैं। आपने उठा के फिर एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया और माजी में चले गए। चूँकि माजी में जब PTI की गवर्नमेंट ये महसूस करती है कि हम ट्रैप हो रहे हैं, हमें डिफेंड करना पड़ेगा आपको, तो एकदम माजी की गवर्नमेंट पे जाके अटैक कर देते हैं कि उन लोगों की वजह से ये हो गया। मेरे नज़दीक चूँकि आपके दूध के धुले हुए थे, आपने अपने 2 साल की रिपोर्ट को देना था कि आप किसी किस्म की करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं। आप मुझे ये बता दें कि खुसरो बख्तियार का भाई वज़ीर ख़जाना पंजाब का, वो मरकज़ में वज़ीर की हैसियत से बैठा हुआ है। नैब ने ये बात खुद कही कि खुसरो बख्तियार के बिजनेस में 35% का इजाफा हुआ ये 20-22 महीने के अंदर। ठीक है, एक किस्म तो 20। अब वो जो बड़े के बड़े चोर थे चीनी के, और जो अंदर कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हैं, उनके मुतालिक तो आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की नहीं। उनकी शुगर मिलों को तो आपने टच ही नहीं किया। शुगर मिल किसकी टच किया? जहांगीर तरीन की किया, शहबाज शरीफ की किया या जरदारी साहब की किया? कहते हैं उन्हीं को टच नहीं किया। मैंने जो सुना जहांगीर तरीन साहब का, जहांगीर तरीन की 2-3 मिलों को उन्होंने टच किया। कहा
हमायूं का उन्होंने कहा 0, उमनी का 0, शहबाज की 1, 3 उसने अपनी एडमिट की। तो सबसे बड़े, मैं ब्रेक के बाद आऊं सर, एक जो लास्ट पे जुमला मैं कहना चाहता हूं कि उसी रिपोर्ट को आप उठा के पढ़ें तो क्या उसी रिपोर्ट के दौरान क्या जहांगीर तरीन ने शौकत खानम में 42 लाख रुपए का चंदा नहीं दिया, और आपने क्यों एक्सेप्ट किया उसको, ये जानते हुए भी कि चीनी के स्कैंडल में इन्वॉल्व है? तो ये तमाम रिपोर्टें पढ़े ना कि डिटेल से। सर ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद मैं आऊंगा कि हम दूसरे टॉपिक पे चलें। इलेक्शन, बार बार ये क्यों जो है इलेक्शन की जो है ना, हमारे पास टाइम लिमिटेड होगा, ब्रेक के बाद आते हैं और दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम सर। हाँ, बात एक तो खत्म करें, इलेक्शन की बार बार आप क्यों बात कर रहे हैं कि इलेक्शन हो और ये मुतालबा किसके इशारे पे? एक तो कहते हैं कि शहबाज शरीफ किसी के इशारे पे आए और किसी के इशारे पे इलेक्शन की बात कर रहे हैं। सर देखें, जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब के इशारे से आने का ताल्लुक है, जब तक वो लंदन में थे तो कह रहे थे लीडर ऑफ अपोजिशन भागा हुआ, अब कभी नहीं आएगा। जब वापस आ गया तो उन्होंने कहा जी इशारे से आ गया। इशारे से तो वो लोग हैं जो आज हुकूमत से हैं, जिनके वजह से आज हुकूमत बनी है। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग पीटीआई को हुकूमत में लेके आए हैं, अब ज़हनी तौर पे वो खुद परेशान हैं कि हम बड़ी मुश्किल में पड़े हुए हैं, क्योंकि सिस्टमेटिकली पाकिस्तान का तमाम सिस्टम बुरी तरह से फेल हो चुका है। माशी एतबार से हम पहले ही तबाही व बर्बादी के दाने पे खड़े थे। इस बीमारी ने मज़ीद हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं कि आने वाले वक्त में मुझे डर लगता है कि शायद लोग आपस में माशी तौर पर एक दूसरे को मारदाड़ शुरू कर दें और वो प्रॉब्लम में आ जाएं। अब रह गया मामला कि इलेक्शन का डिमांड क्यों किया गया। इलेक्शन का डिमांड करने का बैकग्राउंड ये होता है कि जब ये पता चल जाए कि एक हुकूमत को कोई टाइम पीरियड थे, चूँकि हम ये कहते हैं कि वो हुकूमत प्रॉपरली इलेक्टेड नहीं थी, सिलेक्टेड है। और जिस तरह मनीज़ा जहांगीर ने कहा था कि मुक़द्दस गाहे जो उनको लेके आई है, वही अब ज़हनी तौर पर परेशान है कि हम बड़ी मुश्किल में। सर 2 साल के अंदर, अच्छा, पीपल्स पार्टी 5 साल हुकूमत, आप 5 साल हुकूमत, ये 2 साल के अंदर घर जाए। अभी अगर यहाँ फिर गलत सर किस तरह, किस तरह मुमकिन है? सुने किस तरह? सुने ना पीपल पार्टी ने 5 साल पूरे किए, इन हाउस तब्दीली आई है, इन हाउस तब्दीली आई है। आप इलेक्शन की बात करें, आप इंतखाबात की बात सुने ना, एहसाब से डर रहे हैं, नहीं केसेस से बचना चाहते हैं, दबाव डालना चाहते हैं। देखें, हमने एहसाब से बचना होता तो जितना केसेस पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मियां नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ बने हैं, शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी। सर नेब दोनों तरफ से है। नहीं, नेब दोनों तरफ कैसे? अलीम खान के खिलाफ नेब का केस था, आज एज ए मिनिस्टर बैठा हुआ है। वो एक और मिनिस्टर था पंजाब का जिसके खिलाफ नेब का केस था, वो वहाँ बैठा हुआ है। इन दो के अलावा मुझे तीसरा आदमी बता दें जिनके खिलाफ कोई केस नेब का। सर तारीख में पहली दफा हुआ कि कमीशन की रिपोर्ट है कि पब्लिक हुई है। सर पहले कहां होता था? आज आपके दौर में, आज आपके प्रोग्राम के हवाले से, पीपल्स पार्टी के दौर में कहां होता था? ये नहीं होता था, इनके दौर में हुआ है। सर अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि मैं तब शाबाशी देनी चाहिए पीटीआई की गवर्नमेंट को, इमरान खान की गवर्नमेंट को। सर मैं ये कहता हूँ कि जिस पर रिपोर्ट को आप कहते हैं कि हमने उसको आगे बढ़ाया है, उस रिपोर्ट के खिलाफ जिस दिन आप कार्रवाई करेंगे और जो कल्प्रेट्स हैं उनको गिरफ्तार करके लेके आएंगे, मैं आप ही के प्रोग्राम में बैठकर उसका ये पॉलिटिकल गेन करने के लिए, चूंकि आपके हालात बड़े ख़राब हैं, रिपोर्ट शाया कर दी और उसी रिपोर्ट का बेड़ागर्क आपने किया। और आज मैं दावे के साथ ये बात कहता हूँ कि इस रिपोर्ट की वजह से किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये तमाम मामला जो है ना फेस वैल्यू के लिए है, अपने आप को बचाने के लिए है। और रहा का मामला इलेक्शन का, जब ये पता चल जाए कि एक गवर्नमेंट जो है ना पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के मसाइल को हल करने में बुरी तरह फेल हो गई, तो जमहूरी तौर पर हमारा ये हक बनता है कि हम डिमांड करें कि ये हुकूमत फेल हो गई और उन लोगों से हाथ जोड़ कर कहते हैं जो इनको लेके आए कि हमारी इससे निजात दिलाएं और पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम की विशेष के मुताबिक फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं और जो पार्टी इक़्तिदार में आती है उसको हुकूमत नाकाम गई। माशाल्लाह ये भी हमेशा खुद आते रहे अपने वोटों से और पीपल्स पार्टी भी हमेशा अपने वोटों से खुद आती है। वो जहांगीर तरीन ने कह दिया पहले ही कि
ये 2018 का इलेक्शन पूरा जो है ना हमने ये किया। जी, वो जहांगीर तरीन तो अब इस तरह की बातें करेंगे ही, जाहिर है आपका वो जो बेचारे आदमी हमारा था, क्योंकि अब जब वो एट लॉस हैं तो वो इसी तरह की बातें करेंगे। लेकिन क्या हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा कि 13 के इलेक्शन में किस तरह पूरी दुनिया से लोग आए, सारा दिन खड़े हुए। लेकिन कराची की हालात बता रही हूँ मैं कि वो जगह जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे स्कूल था, सारा दिन इलेक्शन नहीं हो सके। बच्चे जो हैं जो बने हुए थे वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स वगैरह, वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन के गए हुए थे, क्योंकि एमक्यूएम ने सबको हाईजैक कर लिया था। उसके बाद जब दोबारा इलेक्शन हुआ तब भी लोगों ने वोट दिया और हम लोग जीते। यहाँ से NA 247 की बात कर रही हूँ। लेकिन इस दफ़ा भी यही हुआ है, पूरी दुनिया जिससे पूछो किसको वोट दिया है PTI को, जिसको पूछो किसको दिया है PTI को। तो खामखा कोई लेके आया है हमें, खामखा कोई लेके आया है हमें, कोई हमें लेके नहीं आया है। नाकाम गई है हुकूमत, नाकाम। आप 2 साल के अंदर वो कह रहे हैं कि नाकाम गई है। गुजर जाने दें, उसके बाद हम पूछेंगे कि हम कहाँ पे खड़े हैं। क्या ये एक तो पहले ही सारी ये पैसा लूट के लेके जा चुके थे दोनों पार्टीज मिलके, इकोनॉमी पहले ही बुरी हालत में थी, ऊपर से कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से सिर्फ नहीं, यानी ये आप मान लेती है ना कि कोरोना से पहले मईशत बेहतर नहीं थी। बेहतर कैसे होगी, सारा तो खा के चले गए थे। अब प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि हाँ अब हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर हो रही है, लेकिन ये कोरोना आ गया। कोरोना की वजह से सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं गई है, इवन अमेरिका की इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउनफॉल की तरफ जा रही है। ये कोई ऐसी स्ट्रेंज बात नहीं है कि पाकिस्तान में ये हो गया, हर जगह हो रहा है, सिवाय उन कंट्रीज के जहाँ पे ख़वातीन रूलर हैं। आप देखें वहाँ पे कोरोना भी बहुत कम उसमें फैल रहा है और तादाद भी मरने वालों की कम है और बहुत अच्छी तरह कंट्रोल किया गया है। ये तमाम ख़वातीन जिन जिन मुल्कों की सरबराह हैं, आप देख लें वहाँ पे ये हो रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी तरह। मैडम, क्या 5-6 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई एक भी इशू आपकी गवर्नमेंट से हल नहीं, मैशियत बेहतर नहीं, एक चीज आपने खुद भी तस्लीम किया। 18th अमेंडमेंट का इशू आपकी गवर्नमेंट में, वो भी बड़ा क्राइसिस आप गवर्नर राज सिंह में लगाने की आप बात कर रहे हैं। लॉकडाउन की सूरत हाल आप मसला हल नहीं कर सकी, सुप्रीम कोर्ट ने हल किया, वो आपके सामने, आपको हल करना चाहिए। सूबों के बीच में टिड्डी दल का मसला, इतना बड़ा इशू आपसे हल नहीं हो रहा, ये बड़ा सबसे बड़ा मसला। आज ही मैंने देखा है कि आर्मी के जो साहब एक स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे थे कि टिड्डी दल असल में चली जाती है, ये लोग आगे चाहते हैं सीजन वाइज, लेकिन नहीं, जो मौसम यहाँ पे बारिशें हैं उसकी वजह से, ठंड की वजह से वो आगे उन्होंने फ्लाई नहीं किया। अभी तो अगले 2 महीनों में साउथ अफ्रीका से और आएंगे, तो उसका वो कह रहे थे कि हमने इंतजाम कर लिया है और इंशाल्लाह वो आने से पहले उनको मैडम इतने बड़े इशू हैं, संजीदगी गवर्नमेंट की नजर नहीं आती, इतने बड़े इशू हैं, क्यों हल क्यों नहीं हो रहे? इससे ज्यादा और क्या संजीदा होगा मुझे बताइए कि वो बस से बदतर हालात, दिन रात वो मीटिंग्स में मसरूफ हैं, वो दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन जो हालात छोड़ के गए हैं ये इस मुल्क के, मुझे बताएं, यहाँ पे मसला सिर्फ ये है कि इससे पहले इनको कोई देखने वाला नहीं था। इन्होंने हजारों दफा सब्सिडी दी, कितना कमाया, क्या कुछ नहीं किया, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था। यहाँ पे एक कदम उठाते हैं तो पूरी दुनिया आके उनके ऊपर चढ़ जाती है कि ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया। हालांकि लॉस इतना बड़ा नहीं होता जो इन लोगों ने पहुंचाया। 26 अरब डॉलर और कहाँ 2.5 अरब रुपीस की बात हो रही है। तो ये ऐसी खामखा की बातें हैं कि सिर्फ उसको अंडर प्रेशर रखा जाए उस इंसान को कि तुम ना हेलो, तुम ना हेलो, तुम ना हेलो। आप देखिएगा 5 साल के बाद पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा होगा। इंशाल्लाह ये कोरोना से जान छूट जाए, चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएं, फिर आप देखिएगा पाकिस्तान कहाँ तरक्की करके जा रहा होगा। ये मतलब ये कोई तरीका ही नहीं है वो करने का कि एक आदमी जो अभी पहला दिन उसका हुआ नहीं है आके खड़ा हुआ है तो ये नालायक हैं, ये नाअहल हैं, ये सिलेक्टेड हैं, ये फलां हैं। क्यों सिलेक्टेड हैं भाई? 22 साल उस आदमी ने मेहनत की है, एक सीट उसके पास थी, उसके बाद आस्ता हमारे पास सीटें आनी शुरू हुई। और बड़ी मेहरबानी एमएनए साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, सर आपकी बड़ी मेहरबानी। हुकूमत को टाइम दिया जाए जिस तरह एमएनए साहबा कह रही हैं, लेकिन जिस तरह एडवोकेट साहब कह रहे हैं कि ये हुकूमत नाकाम गई है, जिस तरह सबको टाइम मिला, आई नहीं 5 साल, लेकिन उनका तनकीद करना हक है। मुल्क के अंदर क्राइसिस हैं, बहुत बड़े क्राइसिस हैं, लेकिन पुरुम्मीद होना चाहिए। तनकीद करना, जमहूरियत में तो तनकीद होती है। जिस तरह खान साहब ने तनकीद की सबके ऊपर, आज खान साहब को बर्दाश्त करना है। मुल्क के अंदर कोरोना के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं और जिस तरह एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा और मुल्क के अंदर डेथ्स भी बढ़ रही हैं और हद से ज्यादा पेशेंट्स का फ्लो है, लेकिन एक तरफ गुर्बत भी है मुल्क के अंदर और कराची
दिल है पाकिस्तान का, और कराची के अंदर बिजनेस एक्टिविटीज चलनी चाहिए और हमें एसओपीज को फॉलो करना चाहिए। और इलेक्शन की भी बात हो रही है और गवर्नर राज की भी बात हो रही है, और अगर एक्सटेंड किया गया जिस तरह लॉकडाउन को, तो एक भरपूर मुखालफत होगी पीटीआई की लीडरशिप से, ये बात भी की जा रही है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। कल फिर इसी टॉक शो में आपके साथ होंगे इंशाल्लाह, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।